सबको नमस्कार। प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए, एक्टिव हो जाइए। आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं। सो जैसा कि एवरी संडे हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, तो अगर आपके कुछ भी आपकी पढ़ाई के कुछ क्वेश्चन हो या आपके पेशेंट के कुछ क्वेश्चन हो, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल योगा से उसका जवाब दें, और उसके बाद एक टॉपिक पे हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। सो अगर आपके मन में किसी टॉपिक पे डिस्कशन है, तो आप अपने मन का टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फिर पूरे हफ्ते हम उस पे और डिटेल पढ़ाई करेंगे। चलो, सो प्लीज पहला सवाल कौन पूछ रहा? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सीमा, बताएं। शैलजा। सैलजा जी, सैलजा बताएं। जी सर, जैसे कल मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, मैं मतलब एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है, उनको पहले प्रॉब्लम थी कि उनको पीरियड बहुत डिले आते थे, ऑलमोस्ट 55 to 60 days। जी। देन शी फॉलोड अ प्रॉपर डाइट एंड योगा routine, and after 1.5 months she start getting her periods in 15 days. ओके। After 2 months, for 2 months she get in 15 days, and after that she start getting her periods again in 26 or 27 days. मतलब जो आपका नॉर्मल रूटीन होता है वो जी। पैटर्न आ गया उनका। जी। लेकिन आफ्टर फॉलोइंग एवरीथिंग, अगेन आफ्टर 3 months she start getting her periods in 15 days again। मतलब ये दो फर्स्ट टाइम ही हुआ है उसके बाद। लेकिन ये 15 दिन में आए हैं उन्हें, एंड विद द क्लॉटिंग एंड एवरीथिंग, मतलब काफी क्लॉट्स हैं। अच्छा उनको आई मीन फ्लो रहा है, जो कि जब उन्हें 28 डेज पर हुआ था तो उतना अच्छा फ्लो नहीं था। तो जी। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और मतलब कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल, सवाल बड़ा अच्छा है सैलजा। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ ले आता हूँ। उससे आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। जी। तो So sorry, I'm not able to switch on my camera. कोई बात Just yeah, कोई बात cooking नहीं, आप food for सुन my son. सुन पा रहे हैं मुझे, वो बड़ी बात है। यस 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 जी। सर, आवाज आ रही है clear। बिल्कुल। सो आज ही आप हम ये आपकी स्क्रीन पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा ग्राफ है। इस पे हम हालांकि कई बार बात कर चुके हैं। आज बेहतर तरीके से इसको आप समझिएगा। ये जिनको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा हो ये ग्राफ, वो प्लीज थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा, तो इससे आपको सारी चीजें सही से समझ में आएंगी। उद्देश्य प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन म्यूट रख, अपना अपना वॉल्यूम म्यूट रखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। तो जैसे सैलजा, सब बच्चे नहीं है मुझे लगता है कि। चलो। जैसा सैलजा का सवाल था कि उनकी एक स्टूडेंट है जो कि बार बार एक्सरसाइज बेहतर कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेहतर तरीके से नहीं पा रही। उनका कभी साइकिल रेगुलर हो जाता है, कभी उनकी ब्लीडिंग साइकिल छोटी हो जाती है। तो सैलजा, मैं सही जा रहा हूँ ना? साइकिल छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है? नहीं सर, छोटी हो रही है। पहले बड़ी थी, 55 दिन की थी, और फिर उन्होंने डाइट और योगा फॉलो करके शुरू किया तो वो 15-15 दिन में आने लगी। फिर 15 दिन के बाद मतलब दो एक 1.5 महीना 15-15 दिन आया, और उसके बाद फिर 27-26 डेज। बट अभी लास्ट मंथ फिर से 15 डेज पर आ गई है, जबकि स्टिल शी इज फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट एंड शी इज फॉलोइंग द प्रॉपर योगा पैट, मतलब जो हम करवाते हैं योगा वो प्रॉपर फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि वो ओके। योगा कर रही हैं लेकिन बाकी चीजें नहीं फॉलो कर रही। देखिए, जब हम एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करते हैं, तो हमें कई चीजों पे ध्यान रखना चाहिए।
पहली चीज है उसकी यूटराइन साइकिल, है ना, उसकी इंडोमेट्रियल थिकनेस कैसी हो रही। जब किसी फीमेल की इंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसके ब्लड का वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है ओवेरियन हॉर्मोन्स। ये वही ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं जिनकी वजह से साइकिल छोटी या बड़ी होती है। सो ओवरी से दो तरह के हॉर्मोन्स बनते हैं कार्पस ल्यूटियम से, ठीक। कार्पस ल्यूटियम कब बनता है? आफ्टर द ओव्यूलेशन। ये देख रहे होंगे आप, ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम बना। सो कार्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है? कार्पस ल्यूटियम बना रहा है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उससे पहले का जो ईस्ट्रोजन है, जो ईस्ट्रेडियोल है, वो ये ओवरी की ग्रेनुलोसा सेल्स बनाती है। तो जब अगर किसी फीमेल में ओवरी पे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं हो तो उसके ओवरी से ईस्ट्रेडियोल या ईस्ट्रोजन, आप इसको ईस्ट्रेडियोल ना समझ के सिंपल ईस्ट्रोजन समझिए, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन जो है ये कम हो जाएगा। तो जब उसका ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन और एफएसएच का रेशियो जो है ये बिफोर द ओव्यूलेशन मेंटेन रहता है। तो ये ओव्यूलेशन का विंडो है, अगर आप यहाँ देखें तो ये डे 14 दिख रहा है, ये नॉर्मल साइकिल में, राइट। तो अब जब किसी फीमेल में ईस्ट्रोजन और एफएसएच, ये एफएसएच हार्मोन है और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो शुरुआती दिनों में एफएसएच ज्यादा था, ईस्ट्रोजन कम था। जैसे ब्लीडिंग फेज खत्म हुआ ग्रेजुअली ईस्ट्रोजन बढ़ता गया। और यहाँ पे आप देखोगे एफएसएच एक मीडियम रेंज पे बना हुआ है। कब तक बना हुआ है? ओवुलेशन के ठीक पहले तक। और जैसे ही ओवुलेशन का टाइम आया एफएसएच बढ़ा और घट गया। यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो ईस्ट्रेडियोल उससे पहले तक बढ़ता गया, लेकिन टाइम ऑफ ओवुलेशन ये ईस्ट्रेडियोल अचानक से घट गया। तो जिन फीमेल में ये एफएसएच और ईस्ट्रोजन रेशियो अच्छा ना हो उन फीमेल्स में यूजली साइकिल क्या होगी? छोटी हो जाएगी। कैसे? अब ये एफएसएच का काम है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, ठीक। अगर ये एफएसएच इस तरीके से ब्लड में बढ़ जाए तो फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन जो है, जो कि अभी 14 दिन में हो रहा था, वो 4 दिन में भी संभव है, राइट। तो जब 4 दिन में ये होगा और अगले 14 दिन में, तो टोटल कितने, 18 दिन में साइकिल आ जाएगी। ये 4 दिन से भी पहले हो सकता है अगर ये ईस्ट्रेडियोल या ये एस्ट्रोजन और कम हो जाए। तो जैसे ये एस्ट्रोजन कम होगा ये एफएसएच बढ़ जाएगा। एफएसएच बढ़ने से जो ओव्यूलेशन का विंडो है वो छोटा होता जाएगा, जो एक का मेच्योरिटी फेज है वो अर्ली होता जाएगा। तो जिन फीमेल्स में किसी कारण से अचानक से ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है उन फीमेल्स में अक्सर देखा गया है कि एफएसएच लीड करके उनके ओवुलेशन को जल्दी करा देता है। क्योंकि ये जो ल्यूटियल फेज होता है ना, ये जो पोस्ट ओवुलेशन ल्यूटियल फेज कहलाता है, ये 14 दिनों का फिक्स होता है। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम अगर बनेगा तो इसमें हॉर्मोन्स कम या ज्यादा नहीं हो सकते। कार्पस ल्यूटियम 14 डेज के लिए ही सिक्रेशन करता है, लेकिन बाकी का जो सिक्रेशन है वो आगे पीछे जो फॉलिकुलर फेज वाला है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर ओवरी पे अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं है तो ईस्ट्रेडियोल कम अच्छा बनेगा। अगर हाइपोथैलेमस पे ज्यादा स्ट्रेन है तो एफएसएच कम बनेगा। एफएसएच कम बनेगा, ईस्ट्रेडियोल ज्यादा बनेगा, तो पीरियड्स डिले होते जाएंगे। तो पहले उनके क्या था? पहले हाइपोथैलेमस पे स्ट्रेन था जिसकी वजह से एफएसएच कम बन रहा था। अभी उन्होंने एक्सरसाइज की, अचानक से हाइपोथैलेमस का स्ट्रेन कम हुआ और एफएसएच ज्यादा बनने लगा और ईस्ट्रोजन कम हो गया। तो पहले जो उनके हॉर्मोन्स की सिचुएशन थी, अभी उनके हॉर्मोन्स की सिचुएशन ठीक उल्टी हो गई। तो इसलिए पहले जो साइकिल उनकी 55-60 दिनों की थी वो अभी छोटी होके 15-20 दिनों के बीच की आ गई। उम्मीद कर रहा हूँ ये फॉलिकुलर फेज आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, या किसी और को जी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। जी जी सर, सर। एक मतलब जस्ट फॉर माय नॉलेज, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हमारा अगर एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है, हम्म। चाहे वो हम फॉलिकल फेज में हो चाहे हम ल्यूटियल फेज में हो, अगर हमारा एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया
तो हमें पीरियड जल्दी आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आप उल्टा बोल रहे हो। ईस्ट्रोजन अच्छा, लेवल कम होगा तो पीरियड जल्दी आ जाएंगे। तो जल्दी आ जाएंगे, हाँ। और अगर एफएसएच लेवल बढ़ेगा तो पीरियड्स डिले होंगे। नहीं, एफएसएच लेवल बढ़ेगा तभी तो जल्दी आएंगे। ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो पीरियड डिले होंगे। ओके, ठीक। ईस्ट्रोजन घटेगा तो पीरियड जल्दी आएंगे, हाँ, एफएसएच बढ़ेगा तो पीरियड जल्दी आएंगे, जल्दी। एफएसएच डिले होगा और ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो पीरियड डिले हो जाएंगे। देखिए, राइट। दोनों के मतलब समझ लेते हैं। एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टुमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन। जी। तो जितना ज्यादा एफएसएच होगा, फॉलिकल्स उतनी जल्दी स्टुमुलेट होंगे, उतनी जल्दी मेच्योरिटी की ओर भागेंगे। ईस्ट्रोजन क्या करता है, इस एफएसएच के फंक्शन को सपोर्ट करके इंडोमेट्रियल थिकनेस को मेंटेन करता है। तो जब एफएसएच आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे इंडोमेट्रियम थिक होने लगती है। 10 mm तक की इंडोमेट्रियम हो जाती है टाइम ऑफ ओवल्यूशन। तो ये प्रोसेस जो है, टाइम ऑफ ओवल्यूशन 10 mm नहीं होगा। क्या होगा, आपका एफएसएच ज्यादा आ जाएगा, आपको ओवल्यूशन जल्दी हो जाएगा। बाद में जो आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके आपके इंडोमेट्रियल थिकनेस मेंटेन करेंगे, वही आपकी ब्लीडिंग में बाहर आ जाएगी। क्लियर? जी क्लियर सर। थोड़ा सा हुआ है सर, एक बार मैं ये चार्ट भी दोबारा रिव्यू करूंगी, फिर अगर कुछ फिर से कंफ्यूजन हुआ तो मैं भी कॉल करूंगी आपको। नहीं नहीं नहीं, फिर से इसको समझ लीजिए, बहुत जी। सिंपल है। देखिए, ये जो हॉर्मोन्स हैं आपके, ये 4 हॉर्मोन्स मेजर हॉर्मोन्स हैं। ठीक। जी। एक एक तरीके से इन हॉर्मोन्स को समझिए तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एक फीमेल की ब्रेन और बॉडी के लिए। ठीक। जी। अगर कोई करेक्ट। फीमेल इमोशनल है, ईस्ट्रोजन की वजह से है। अगर कोई फीमेल पॉजिटिव है, ईस्ट्रोजन की वजह से है। अगर किसी फीमेल के सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ईस्ट्रोजन की वजह से बढ़ रहा है। कम हो रहे हैं तो ईस्ट्रोजन की वजह से कम हो रहे हैं। तो आप देखते हो ना, जब अचानक से वेजाइनल सिक्रीशन बढ़ जाते हैं बिफोर द ओवल्यूशन, तो वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। ये देखिए, आप ग्रेजुअली ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ जैसे ये ऑलमोस्ट चौथा या पांचवा पांचवा दिन है। 5वें दिन से देखोगे धीरे 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 वाटरी सिक्रेशंस बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ईस्ट्रोजन, आप देखोगे सिक्रेशंस थिन होते जाएंगे, ज्यादा वाटरी होते जाएंगे। फिर जैसे ये गिरेगा, फिर थिक सिक्रेशंस हो जाएंगे, फिर ये थिक सिक्रेशन धीरे 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 वाटरी होंगे और थिक हो जाएंगे। तो सिंपली कोई भी फीमेल अपने सर्वाइकल म्यूकस मात्र को समझ के अपने ईस्ट्रोजन हार्मोन को समझ सकती है। अब दूसरा हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन बिना प्रेगनेंसी के ये बस एक ही मेजर रोल प्ले करता है, वो है इंडोमेट्रियम का थिकनेस। देखो, शुरू में आप देखो 14 दिन तक इंडोमेट्रियम की थिकनेस छोटी सी है, लेकिन 14 दिन के बाद जैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, वैसे देखो ये भी बढ़ते जाता है। जी। ठीक। सो इंडोमेट्रियल थिकनेस मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लीड करना। तो इन केस अगर ये ईस्ट्रोजन लीड कर जाए, प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप कर जाए, तो ये थिकनेस गड़बड़ हो सकती है, इंडोमेट्राइटिस एडेनोमाइसिस जैसी कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो मेंटेन रहना इंडोमेट्रियल हेल्थ के लिए, यूट्रस की हेल्थ के लिए अच्छा है। यहाँ पे मेंटेन रहना दोनों का रेशियो किसके लिए अच्छा है, अच्छे ओवल्यूशन के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए। ये तो हो गए आपके दो ओवेरियन हार्मोन। अब बात करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स की। सो पिट्यूटरी में जो मेजर हार्मोन है, वो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक। एफएसएच जब ढंग से आएगा, तभी एलएच आके क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। इन केस एलएच बढ़ जाए, एफएसएच कम रहे, तो क्या होगा, एनोवुलेशन हो जाएगा, पीरियड्स ही नहीं आएंगे बिना दवाई खाए। आपने बहुत सारी फीमेल्स को देखा होगा, जब तक वो दवाई नहीं खाती तब तक उनको पीरियड्स नहीं आते। ये है एनोवुलेशन का केस। इट मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च कर गया है, अब ये ड्रॉप नहीं कर रहा। जब तक ये ड्रॉप नहीं करेगा, तब तक ब्रेन को लगेगा कि फीमेल पोस्ट ओव्यूलेशन फेज पे चल रही है, ल्यूटियल फेज पे चल रही है। तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ता जाएगा है ना, पीरियड डिले होते जाएंगे, बॉडी में उसके डिस्कम्फर्ट बढ़ते जाएंगे, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी। दूसरी तरफ जब एफएसएच बढ़ जाएगा अगर, तो जाहिर सी बात है, एफएसएच और ईस्ट्रोजन ये एक रेशियो में चलते हैं। जैसे मानो कि 20% एफएसएच है तो 80% ईस्ट्रोजन होगा। 30% एफएसएच हो जाएगा तो 70% ईस्ट्रोजन हो जाएगा। अब ये ठीक उल्टा हो जाए, मानो 70% एफएसएच हो जाए और 30% ईस्ट्रोजन हो जाए, तो क्या होगा, पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो जितना एफएसएच का रेशियो बढ़ता जाएगा, उतना ईस्ट्रोजन का रेशियो घटता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ
घटते बढ़ते रहते हैं। तो जैसे ये घटते बढ़ते रहेंगे वैसे पीरियड छोटा या लंबा हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत जी सिंपल जी से सर, चार काफी हॉर्मोन्स हैं। क्लियर है। ये बहुत सिंपल से चार हार्मोन है जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। तो अब ये तो हो गई पैथोफिजियोलॉजी। अब चलते हैं कि आप आखिर क्या दिक्कत। ওটা এটা রিপাস সেমিনার বন্ধুরা ଆମର ଏଟା ଫ୍ରି ସେସନ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ନାହିଁ କି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ୟୋଗା ଶିଖଉଛନ୍ତି ତମର ପୁରା सॉरी, बीच में ऐसे मत अपना माइक ऑन करिए। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं हैंड रेज करिए, बोलिए। सीमा जी, आप अगर कुछ बोलना चाहती हैं बोल दीजिए, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं। अभी तो हमने पैथोफिजियोलॉजी समझी। जी जी सीमा। सर, मैंने ना वो लो बीपी और हाई बीपी का कोर्स कंप्लीट किया सर। तो उसमें आपने बोला क्या 45 kg वेट रिया तो 190 ml पानी, 50 रिया तो 2.1 ml पानी पीना चाहिए। तो मुझे इसमें दिक्कत है सर, आपने बोला क्या नाश्ते के पहले आपको अ, 2 ग्लास पानी पीना सीमा चाहिए। जी, एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं फिर आपके टॉपिक पे चलेंगे, है ना? एक एक करके टॉपिक अगर चेंज करेंगे नहीं तो वो फिर गड़बड़ यस, हो जाएगा। ठीक है सर। चलो, तो अभी हमने समझा कि ये हॉर्मोन्स कैसे बदल रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया सैलजा जी ने जिसकी वजह से उनके स्टूडेंट को पीरियड्स तो जल्दी आ रहे हैं जो कि देर से आने चाहिए। तो सैलजा, आप अभी सुन रहे हैं हमें? हाँ जी सर। प्लीज एक बार थोड़ा सा अपना प्रोटोकॉल बताएंगे क्या सिखा रहे थे? हाँ मतलब सर, योगा में तो ऑफकोर्स मतलब उनको इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, वो फर्टिलिटी के लिए, कंसीव करने के लिए योगा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो जो उसमें मेजर एक्सरसाइजेस होती हैं, जब वही अपना सूक्ष्म व्यायाम करा के फिर जो स्थूल व्यायाम कराते हैं उसमें पेल्विक एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, प्राणायाम कराना, और जो बेसिक प्रैक्टिस होती है उसी को ही फॉलो किया मैंने। बट मेजरली उनका जो मैं डाइट, मतलब आई एम न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, तो मैं डाइट भी देती हूँ। तो जो मैंने उनको डाइट दिया है उसमें उनका जैसे वीट का कंजप्शन थोड़ा सा कम करवाया है, और फ्रूट्स वगैरह उनके थोड़े से बढ़वाए हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़ी सी इंक्रीज करवाई हैं, और मतलब जितनी भी बेस्ट डाइट दे सकती हूँ वो दी है। बिकॉज वो ओवरवेट थे तो उनका वेट थोड़ा सा कम कराया। शी वॉज 78, तो अभी वेट उनका 68 आ गया है, 66 गुड, आ गया है इनफैक्ट। वेरी गुड। लेकिन बस प्रॉब्लम अब वही आ रही है कि जो उनका ये है, आई मीन जो साइकिल है वो बार बार कभी कम होती है कभी बढ़ती है, कभी मतलब वो एक प्रॉपर उस पे नहीं आ पा रही ताकि फिर उनका ओवोल्यूशन प्रॉपरली हो सके। एक चीज और, जैसे आप अभी एफएसएच और इनके कह रहे थे, तो मैंने वो टेस्ट भी करवाए उनके, दो रिपोर्ट्स आर सेम। कुछ सिम्टम्स भी मैंने उनके चेक करे रिलेटेड टू दिस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स में थोड़ा इधर उधर आ जाता है। मतलब उनका प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच लेवल सारे टेस्ट हुए हैं, टीएसएच वगैरह सब टेस्ट हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, एएमएच लेवल भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है। और सिम्टम्स भी थोड़े से देखे थे, तो उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली भी हार्मोन्स में अब मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं लगा। बट मतलब माफ कीजिए, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है जब भी किसी फीमेल के हम एफएसएच लेवल देखते हैं हम्म या किसी फीमेल का प्रोलैक्टिन देखते हैं या किसी फीमेल का हम एएमएच देखते हैं हम्म हम्म, या किसी फीमेल का ईस्ट्रोजन देखते हैं, तो यूजली हम क्या करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 से 5 दिनों के भीतर देखते हैं, राइट? ये वही कराया मैंने। सो जब 3 से 5 दिनों के भीतर ये टेस्ट होते हैं तो जी जाहिर सी बात है कि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अच्छी रही होगी उसमें आपने ये टेस्ट कराया। जी। जब आप ये टेस्ट कराओ और उसके बाद उनकी साइकिल 20 दिन की हो जाए तो हम्म। आपने सही विंडो पे टेस्ट कराया। जब आपने ये टेस्ट किए होंगे तो आपने देखा होगा उनकी साइकिल उस समय रेगुलर आई हो। नहीं सर, नहीं सर, इन उनका जो साइकिल जब चेंज हुआ ना, मतलब जैसे अभी जब उन्हें 15 दिन पे साइकिल आया ना, मैंने उनका टेस्ट तब कराया। कौन उससे सा टेस्ट पहले कराया था? यही वाला हार्मोनल प्रोफाइल पूरा, ये जिसमें हार्मोन एफएसएच, प्रोफाइल, एलएच। तो जी, उसमें एफएसएच। ईस्ट्रोजन भी हुआ था? हाँ, एस्ट्रोजन भी हुआ था। गुड, इसकी रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हो अभी स्क्रीन पे क्योंकि हम सर अभी तो, तो मेरे पास नहीं होगी, मुझे उनसे अच्छा मंगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो स्क्रीन पे ही देखती हूँ उसकी रिपोर्ट्स, जूम अच्छा, स्क्रीन। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ शेयर करने को क्योंकि जो आप कह रही हैं हम्म। साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती कि अगर आपके हॉर्मोन्स ठीक है और आपके पीरियड जल्दी आ जाए।
ये एक तो सेकंड सर, मैं ना रिपोर्ट बना मतलब पूरा टेस्ट उनका लिखती हूँ। एक सेकंड, मेरे पास कहीं रिटर्न में होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक जरूर। इफ आई हैव मैं मैं दैट रिपोर्ट। मैं तब तक के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। आप जी जी, आप रिपोर्ट। बताते जाइए, हाँ, मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ, मोबाइल पर ही होगी मेरे पास कहीं। बिल्कुल। तो देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी तो हमने समझ ली कि भाई पहले क्या था। पहले इनका एफएसएच लेवल जो है वो कम था, ईस्ट्रोजन ज्यादा था, दैट्स व्हाई पीरियड डिले हो रहा था। ओके, अब सॉरी सर, मेरे पास आ गई रिपोर्ट, मैं बताऊं आपको। प्लीज बताएं। एफएसएच उनका 4.14 है, 4 है। थर्ड डे ऑफ पीरियड पे उनका साइकिल ये ठीक है, रिपोर्ट्स चेक हुए हैं। ठीक है, ठीक है। एफएसएच एलएच बढ़ा है। उनका जो आ रहा है वो 13.34 आ रहा बिल्कुल, था। बिल्कुल एफएसएच बढ़ा हुआ है, एकदम सही सही जगह पहुंच गया। ठीक ठीक है, है। प्रोलैक्टिन जो उनका आया है वो 16.45 आया है। पहले से ये मतलब प्रोलैक्टिन इनका बढ़ा रहता है। पहले नहीं सर, प्रोलैक्टिन लेवल उनका यही था, शुरू से ही ये है। शुरू से यही है। हाँ जी। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देख लिया एफएसएच लेवल इनका जो दूसरे दिन ही है वो एलिवेटेड है, तो जाहिर सी बात है इनका साइकिल छोटा होगा। सर अब लेकिन यहाँ कैसे एफएसएच लेवल हाई है? सॉरी मैं बीच में पूछ रही हूँ, लेकिन जैसे जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 टू 10 होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। 1.5 to 10 जो है ये एज के हिसाब से होती ओके। है ना। तो 1.5 अभी जबकि हम इनको अगर 30 साल के बाद देख रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ जो रही होगी वो 1 से 2 के बीच में थी, क्योंकि अच्छा सर, जस्ट थर्ड एज डे तो है। हाँ 32 है, एज हाँ, 32 है। बिल्कुल। मैं वही, इसीलिए मैं बोला कि एफएसएच ज्यादा आ रहा है, इट मींस ईस्ट्रेडियोल इनका कम होगा। तो जब भी ये कंडीशन बनी, जैसे जैसे आगे बढ़ा इनका ईस्ट्रोजन कम हुआ और इनका एफएसएच बढ़ गया और इनकी साइकिल छोटी हो गई। ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं, ये इनके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हुआ। यही हम समझना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे रिपोर्ट भी डिस्कस की। जी जी। देखिए, जब भी किसी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है तो अचानक से हार्मोन्स तेजी से ब्लड में बढ़ जाते हैं। तब ये हुआ हम्म कैसे, ये समझते हैं। जब आप इनको एक्सरसाइज कराना चालू किए, हम्म क्योंकि इनके बॉडी में पहले ईस्ट्रोजन बढ़ा होता था, तो वो ईस्ट्रोजन सारा यूटिलाइज हो गया। कहाँ यूटिलाइज हुआ? लिवर के साथ। ठीक। हम्म। जब आप इसको पैथोफिजियोलॉजी याद करोगे जब पीसीओडी की, अगर आप नहीं याद कर पा रहे तो मैं आपको एक बार डायग्राम पे ले चलता हूँ, आप आराम से समझ जाओगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हम पहुंच गए आपकी कंडीशन में हुआ क्या ये। ठीक। ये देखिए, अब यहाँ आपकी कंडीशन में क्या हुआ कि जो इनका नेचुरली एफएसएच एलएच रेशियो था, उससे जी ये जो बीटा बाइंडिंग ग्लोबुल्स थे, उन बाइंडिंग ग्लोबुल्स ने ईस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करके एंड्रोजन को फ्री कर दिया। अब जिसकी वजह से जब एंड्रोजन फ्री हुए, जिसकी वजह से इनके पीरियड्स जल्दी हो गए। ठीक। तो ये प्रॉब्लम आई किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ने प्रॉब्लम की। ये ओवुलेटरी डिस्फंक्शन का केस है। इसमें दो तरीके से बॉडी रेस्पॉन्स करती है। एक कंडीशन होती है हाइपर एंड्रोजन और एक कंडीशन होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक। तो इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंडीशन ना होके हाइपर एंड्रोजन का कंडीशन डेवलप हो रहा है, और ये डेवलप भी अभी बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज हुआ है। क्योंकि इनके पहले बॉडी में क्या था, बहुत सारे एडिपोज सेल्स थे जिनकी वजह से इनका ईस्ट्रोजन लेवल एलिवेटेड हुआ करता था। अब आपने 10-12 किलो का इनका जब वेट लॉस किया, एडिपोज सेल कम हुए, इनका ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन गिर गया। समझ रहे हैं? तो जी अब जी सर, जी हाँ, जी जी। तो अब यहाँ जो आपको इनके साथ चैलेंज होगा, वो चैलेंज होगा कि फिजिकल कंडीशन के साथ साथ इनके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को बहुत ब्यूटीफुली आपको मैनेज करना हो, क्योंकि इनका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ही इसका बड़ा कारण है। तो हाँ अगर सर, आप इनकी जैसे एक्सरसाइज में कुछ अच्छा रिलैक्सेशन, स्पेशली नर्वस रिलैक्सेशन ऐड करते हो, तो डेफिनेटली आपको अगली साइकिल इंप्रूव मिल जाएगी। ठीक। क्योंकि जो आप इनके साथ एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी अच्छी जा रही है। आप हम्म इनके साथ मेजरली वो एक्टिविटी कर रहे हो जो सेल के ब्लड को वेसल्स से एक्सचेंज कर रहे हैं,
जिससे सेल्स के लेवल पे मेटाबॉलिक सिस्टम जो है बूस्ट हुआ, और इनका जो एनर्जी लेवल, जो इनका स्टैमिना है, वो इम्प्रूव हो गया, जिस वजह से ये क्या हुई, लाइट और एक्टिव एनर्जेटिक फील करने लगी। तो आपको लगा कि चीजें बेहतर हो गई। पर सेम टाइम जो इनका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस था, जो इनके हाइपोथैलेमस को टॉर्चर कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं गया। तो अभी आपको जरूरत है कि दोनों चीजों को ब्यूटीफुली मैनेज करने की। तो अगर आप इनके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पे काम करते हो, तो आप बहुत आसानी से इन पे अच्छे रिजल्ट्स ले आओगे। तो अभी मैं आपको दो अच्छी प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, जिससे आपको एक पूरे साइकिल के दरमियान इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। दिख जाएगा। पहले तो ओके, भूत शुद्धि वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज कराओ इनको। कौन सी सर? भूत शुद्धि वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मेंशन है। भूत शुद्धि। भूत शुद्धि की ब्रीदिंग टेक्निक है, वो रोज कराइएगा। और दूसरा इनके साथ जो है वो, जो गाइडेड आप पार्ट बाय पार्ट रिलैक्सेशन कराते हैं ना, योग निद्रा वाला, योग वो निद्रा जी। 10 से 12 मिनट का इनको प्रैक्टिस कराइए। ये दो प्रैक्टिसेस आप 1 महीने कराइए, आप देखोगे निश्चित इनका नेक्स्ट साइकिल इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपने फिजिकली मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव किया है, अब हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो चीजें मजेदार हो जाएंगी। बेहतर। ठीक है। शुद्धि वाला चलो, एक जो प्राणायाम मैंने करा तो है आपके साथ, लेकिन मैं शायद भूल गई हूँ। नहीं ठीक, नहीं, तो आप आपने वीडियो जो। देख लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ। अब यहाँ पे उसके लिए हम एक्स्ट्रा जाएंगे। ठीक है। सो ओके। आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बेटर एक्सप्लेन है। आई सीमा ठीक है, आपके जो साथ वीडियोस बैठी है। आपके आपने दे रखे हैं हमें, उन्हीं में हाँ ही जी, वो हाँ जी, करें हाँ जी, सर? हाँ जी, जो आपके कोर्स ठीक में है। वीडियोस हैं उसमें ये जी मिलेगा। जी जी। ठीक है सर, ऑल राइट, जी। ओके, थैंक यू सर। जी सीमा। सर मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं क्या? मेरी एक स्टूडेंट है, उसका आईवीएफ के इंजेक्शन चल रहे थे, तो ठीक है। ये लास्ट स्टेज चल रही थी सर। तो उसको का यानी बहुत पावरफुल दे दिए इंजेक्शन, और एक तरह की ट्रीटमेंट फेल हो गई। डॉक्टर ने मान्य भी करा, क्या नहीं, बोले ट्रीटमेंट मेरे पास से बोले ओवरडोज हो गए। अभी उसका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा, हॉट फ्लैशेस, बहुत ज्यादा गुस्सा, ये सब हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं सर? अभी वो योग वर्ग में भी नहीं आ गई, काफी स्ट्रेस में आ गई है। देखिए, ये डॉक्टर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ओवरी की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए जो मेल में वियाग्रा यूज की जाती है ना, मेल में जो सिलेंडर सिट्रेट यूज किया जाता है, सेम वही मेडिसिन यूज की जाती है, इंक्रीज द ब्लड फ्लो। साथ में हैवी डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन दी जाती है, जिससे क्या होगा कि इंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छी हो जाए और एग की मेच्योरिटी जल्दी हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को पूरा करते हैं आईवीएफ साइकिल में। तो जब ऐसी चीजें हुई, उनका ईस्ट्रोजन पहले लोअर साइड पे था, अभी उनके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेट कर रहा है और ईस्ट्रोजन बढ़ गया, जिसकी वजह से उनको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स की वजह से हुआ। तो बॉडी इसको मेटाबलाइज नहीं कर रही है, थोड़ा समय दीजिए, धीरे 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 ये थ्रू एक्सक्रीशन इंप्रूव हो जाएंगे। तब तक के लिए जो आपको अच्छी सलाह है मेरी, कि अगर आप उनको रोज करा सकती हैं, तो रोज उनको पवन मुक्त सीरीज 1 2 3 पूरे शिद्दत के साथ 45 मिनट कराइए रोज। 1 2 3 पूरी जी शिद्दत के साथ, और 10 मिनट का योग निद्रा कराइए। जी अब 45 मिनट में क्या होगा कि कुछ एक्सरसाइजेस जो इजी हैं वो एक एक दो दो बार करिए, जो थोड़ी डिफिकल्ट है, स्पेशली पवन मुक्त सीरीज 3 की जो एक्सरसाइज है उनको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कराइएगा। तो ये 45 मिनट का पर डे का सीक्वेंस होगा, और आप देखोगे विद इन 1 to 2 मंथ, 45 to 50 डेज, इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनके सेल के ब्लड को वेसल्स के ब्लड से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जी बॉडी में जो प्राण अपान ज्ञान उदान समान का बैलेंस है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मेडिसिन का टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाए। तो ये जी बेसिक एक प्योरिफिकेशन प्रैक्टिस मैंने आपको एडवाइस की है। जी सर। जी, थैंक यू। तो एक सर क्वेश्चन मेरे और पास सर। नहीं है पवन मुक्तासन की वो सीरीज। आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप, एक किताब है बड़ी अच्छी सी, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, वो खरीद लीजिएगा। जी सर। बिहार अमेजोन। योगा का पब्लिकेशन है, ये खरीद लीजिएगा। उसमें आपको पवन मुक्त सीरीज 1 2 3 पूरी मिल जाएगी। जी सीक्वेंस मत तोड़िएगा, सबसे बड़ी चीज है सीक्वेंस। सीक्वेंस अगर तोड़ेंगी तो प्रॉब्लम होगी।
अच्छा, और सर वो भी पूछना था, वो लो बीपी हाई बीपी का ना, उसमें पानी का कंटेंट दिया है ना, तो वो अगर इसके बाद बोला है ना, जो खाना खाने के बाद 750 ml, तो वो ज्यादा हो जाता है सर, वो खाने के साथ है ना, वो बाहर गिरता है। सीमा जी, देखिए, जब भी किसी की एडवाइस सुने तो पूरी सुने। मैं हम्म। हमेशा कहता हूं कि ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है, ठीक। अब हम्म। जैसे डे 1 आपने अगर 750 ml पानी पी रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम। हम्म। पर अगर आप इसको धीरे 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 इम्प्रूव करो, जैसे पहले मानो आप 1 से 2, 1.5 गिलास में गए, 2 गिलास में गए, 3 गिलास में गए, तो ये 750 ml होगा। 3 गिलास पानी 750 ml। तो पहले दिन अगर 1 गिलास पानी पिया, इसको 1 हफ्ते तक 1 गिलास रखा, अगले हफ्ते 1 गिलास का पूरा करने के बाद 1 गिलास का 1/4 फिर से पिया, तो ये अब 1 हफ्ते तक चला। फिर अब उसको 1.5 गिलास कर दिया अगले 1 हफ्ते तक। फिर उसके बाद 1/3 हो गया 1 हफ्ते तक। और फिर उसके बाद 2 गिलास हुआ। फिर इसी तरीके से हफ्ते दर हफ्ते बढ़ोगे तो आप, ज्यादा नहीं, 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते लगेंगे, आप आराम से 750 पहुंच जाओ। लेकिन अगर आप डे 1 750 करोगे तो दिक्कत है, जी जी। जी ठीक। तो सबसे अच्छा तरीका ये है पानी पीने का कि आप जब भी पानी पिए धीरे धीरे पानी पिए, क्योंकि मैं, आपने अगर पूरी बात सुनी होगी तो वहाँ एक चीज हमेशा बताई गई है कि हमारी बॉडी पानी को पहले मेमोराइज करती है, अदरवाइज वो क्या करेगी, पानी आया, हम्म। जीएफआर रेट बढ़ा के प्लस आउट कर देगी। तो अभी आप पानी पियोगे, ठीक 50 मिनट बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। जी जी जी। और जब ये पानी याददाश्त में बदल जाएगा तो वो आपके सर्कुलेशन का हिस्सा हो जाएगा, आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो जिनका भी बीपी लोअर साइड पे रहता है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है, अगर इसके पानी को हम धीरे धीरे इंप्रूव कर दें, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व। जी राइट। जी सर, धीरे धीरे पीना है पानी सर। बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम से पानी पीना बढ़ा देंगी तो दिक्कत आएगी। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी। MY मुझे नहीं पता ये MY कौन है, प्लीज अपना नाम तो बताइए। म्यूट है। हाँ। मैं हूँ सर, मयंक जी। जी मैम, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर काफी लग रहे दिनों हैं, के दाढ़ी बाद बड़ी सर अच्छी आज लग रही है मिले। आपकी। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर, मेरा काफी दिनों के बाद सर आता ज्वाइन हो रहा भाई, है। थोड़ा सा सर पेशेंट वगैरह में बिजी हो गए थे, तो इस वजह कोई से सर बात ज्वाइन ही नहीं हो नहीं, पा रहे थे। कोई बात नहीं, ये तो सर देखिए। एक डाउट मेरा ये आ रहा है, काफी फीमेल्स के साथ में ये हो रहा है कि जब साइकिल्स स्टार्ट हो रहे हैं काफी दिनों के बाद, यानी कि अगर 2 मंथ या 3 मंथ का गैप रह रहा है उनके दोनों साइकिल के बीच में, जब साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं तो अब वो बंद ही नहीं हो रहे हैं, लगभग 8 दिनों तक, 9 दिनों तक, कभी कभी तो 15 दिनों तक लगातार वो साइकिल आए जा रहे हैं। कभी कभी स्टार्टिंग का फ्लो जो रह रहा है काफी तेजी से रह रहा है, फिर धीरे 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 स्लो हो रहा है, बट 15 दिन तक उनका साइकिल का फ्लो जो है कंटिन्यू चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब ये किस रीजन से हो रहा है सर, उसमें क्या गाइड कर सकते हैं, ये चीज नहीं एकदम समझ में एकदम आ पा सही 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 सवाल पे है। एक मिनट दीजिए, मैं चार्जर प्लग कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट रुकिएगा। रहा। जी जी ठीक है सर।
जी, मैं आवाज ठीक से आ रही मेरी? मैं जी आ सर, रही? हमें तो आ रही है। अच्छा। जी सर, आ हाँ जी। जाती है, आ जाइए। वो चार्जर मेरा दूसरे रूम में रह गया था। हाय। सर तो मयंक जी के क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड कर सकती हूँ क्या? प्लीज पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मतलब जैसे अब ये तो बिल्कुल सही है कि जब 2-3 महीने बाद पीरियड्स आने शुरू होते हैं फीमेल्स को, तो वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। बट मतलब उन्हें रेगुलर भी कैसे कर सकते हैं? कि जैसे अगर किसी को 4-5 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं अपने उसमें कि उन्हें रेगुलर आने भी लगे? आई मीन एटलीस्ट आने तो शुरू हो। बिल्कुल, इस रेगुलर आने के लिए तो हम कई बार बात कर चुके हैं। उसके लिए जो अच्छी सलाह है वो यही है, किसी भी फीमेल को पीरियड ना आने का जो कारण है उस कारण को पहले समझते हैं। तो दो तीन मेजर कॉजेस होते हैं पीरियड्स ना आने का। या तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा होगा, तो हमें हाइपोथैलेमस पे काम करना पड़ेगा। प्रोलैक्टिन बढ़ा होगा, तो हमें मेटाबॉलिज्म में काम करना होगा, लिवर पे काम करना होगा। एंड्रोजन बढ़ा होगा या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा, तो भी हमें लिवर पे काम करना पड़ेगा और ओवरी पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करके पीरियड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर किसी का पीरियड मानो 40 दिन एक्सटेंड हो गया है, तो उसको विड्रॉल सिम्टम हम बिना दवाई के नहीं ला सकते। तो पहली चीज तो ये समझिए कि अगर किसी के पीरियड 40 दिन से एक्स्ट्रा हो गए हैं और उसको ओवुलेशन नहीं हुआ, 40 दिन के पहले अगर ओवुलेशन हो गया तो डेफिनेटली उसको 50 दिन में पीरियड आ सकते हैं। लेकिन अगर 40 दिन तक ओवुलेशन नहीं हुआ है, तो विड्रॉल सिम्टम्स के लिए मेडिसिन देना जरूरी है। ठीक, जो कि प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल थेरेपी जो होती है, 5-7 डेज तक दवाई खिलाते हैं, फिर दवाई बंद करने के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये मॉडर्न मेडिसिन का इलाज जरूरी हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी को 40 दिन के भीतर ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ? तो ओव्यूलेशन पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है Day 21 प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट। तो लास्ट पीरियड के 21 दिन बाद अगर आप प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करके देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि जब भी ओव्यूलेशन होगा तो Day 21 प्रोजेस्टेरॉन लेवल एलिवेटेड मिलेगा, आप आसानी से समझ जाओगे। तो ये तो हो गया पता लगाना कि किसको हमें दवाई की जरूरत है, किसको दवाई की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर दवाई की जरूरत है तो दवाई पे जाना पड़ेगा। उसके बाद अगली साइकिल से फिर से हमें ट्राई करना होगा कि नेचुरली हम हार्मोन्स को बैलेंस कर सकें। तो 2 से 3 साइकिल में हमें ये सफलता मिल जाएगी। तो पहला तरीका तो ये है, पता करना है कि दवाई की जरूरत है या नहीं। अब आपने दवाई की जरूरत समझ गई, दवाई दे दिया, उसके बाद नेचुरली आप उनके हार्मोन्स को बेहतर करोगे, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। अब आते हैं मयंक का सवाल जो है कि अगर किसी को ऐसे टाइम पे पीरियड्स आते हैं तो लंबे समय तक ब्लीडिंग क्यों होती है? सी देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ब्लीडिंग होने का, कि इंडोमेट्रियम कितने दिनों तक थिक हुआ है। तो जिस फीमेल में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस रहेगा, फैट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, उस पे इंडोमेट्रियम की थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। या जिन फीमेल्स में थोड़ा इमोशंस ज्यादा होंगे, उसमें ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो इंडोमेट्रियम भी ज्यादा ठीक हुई, ऑक्सीटोसिन भी ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगी। अब जब तक ये ऑक्सीटोसिन बंद नहीं होगा तब तक फ्रेश ब्लीडिंग होती रहती है। तो किसी को 15 दिन, किसी को 17 दिन ब्लीडिंग होती दिख सकती है। ये स्पेशली जो 40s की फीमेल है उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, 40s में। या फिर पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम में ये ज्यादा देखने को मिलता है। कई बार ये आपको यंग फीमेल्स में भी देखने को मिल सकता है, जिनके साथ सीवियर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस चल रहा हो पिछले 4-6 महीने से। तो ऐसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है क्रेनियल प्रेशर को मिनिमाइज करना। तो जब किसी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, जैसे मानो आपको ब्लीडिंग का पहला या दूसरा दिन है, इसी दिन से आप इसको मैनेज करने की कोशिश करो कि आपका ऑक्सीटोसिन टाइमली खत्म हो जाए और चीजें खत्म हो जाए। तो इसके लिए दो बड़ी अच्छी चीजें हैं। एक तो पीरियड्स आने से पहले योनि पिच्चू का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, आप अगर रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो उसमें योनि पिच्चू पूरा डिटेल डिस्क्राइब्ड है। तो योनि पिच्चू का ट्रीटमेंट जो है उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, ये ठीक पीरियड से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पीरियड्स आने से पहले, पीरियड्स आने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ।
अब पीरियड्स जब आ चुके हैं उसके बाद यौगिक मैनेजमेंट जो बेहतर हो सकता है वो है क्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, जिसमें आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हो। किसका? योग निद्रा का। और अगर आप योग निद्रा नहीं करना चाहते हो तो बड़ा अच्छा उपाय यहाँ हो सकता है भूत शुद्धि का। ये दोनों चीजें ब्लीडिंग के टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो पीरियड 15 दिन जाने वाला था 7-8 दिन में सिमट जाएगा। तो अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री है जिसको 15 दिन होता है तो उसको ब्लीडिंग के डे 1 डे 2 से स्टार्ट कर दीजिएगा भूत शुद्धि। ये बहुत काम आने वाला है उनके। भूत शुद्धि में हम करते क्या है, पंचमहाभूतों को बैलेंस करते हैं। वो 5 टाइम्स राइट 5 टाइम लेफ्ट का जो बैलेंस है, और उसके बाद फिर दोनों नॉस्ट्रिल का जो बैलेंस है, इससे क्या होगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस आएगा। और आपकी बॉडी में मेजर क्या है, आपका बॉडी का अगर आप जो एयर्स का बैलेंस देखते हो तो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? सर इसी का नया नाम ये सुपर ब्रेन आसन करके यही बोला जा रहा है क्या? सुपर ब्रेन जो दोनों नॉस्ट्रल का यूज करके और फिर लास्ट में दोनों नॉस्ट्रल को बंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो भी कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। बेसिकली यहाँ पे एम है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस जनरेट करना, जिससे आपका हाइपोथैलेमस जो है बेचारा वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। यस सर। ठीक। तो ये अगर तो कराते हैं हाइपोथैलेमस सर। अच्छे से काम करेगा तो ऑक्सीटोसिन उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत कारगर होगी। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़े समय का किसी को पीरियड से 15 दिन पहले, लाइक ओवुलेशन के बाद किसी को अगर आप जाप करा सकते हो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 टाइम्स, तो ये नेचुरली उसके जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है उसको इम्प्रूव कर देगा। तो किसी भी फीमेल को जिसकी हिस्ट्री है, जिसको एक्सेस ब्लीडिंग होती है, जिसको मेनोरेजिया है, उसके लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप 108 टाइम्स पूरे ल्यूटियल फेज पे बहुत कारगर है। अब ये सोचिए क्यों मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके ल्यूटियल फेज पे ईस्ट्रोजन को डोमिनेंस नहीं होने देगी। तो जब ल्यूटियल फेज पे ईस्ट्रोजन डोमिनेंस नहीं होगा तो आपका ब्लीडिंग फेज इजी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। बाकी आप वीडियोस अगर देख रहे हैं तो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल्ड इसका पूरा ट्रीटमेंट प्रोसीजर बताया है। ठीक है मयंक? डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं मिसेस जोशी भोपाल से बोल रही हूँ। जी ज्योति जी बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं नमस्कार मिसेस ज्योति जी, जोशी प्लीज बोले। भोपाल से। जी सर मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, बहुत सालों से है। मैं हालांकि योग मेडिटेशन मेरी लाइफ है, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, करती भी हूँ, पर इंसोम्निया की बहुत सालों से परेशानी है, बहुत ज्योति जी, ज्यादा मतलब। ज्योति जी आप कौन से कोर्स में हैं? नहीं मैं कोर्स में नहीं हूँ सर। अच्छा नहीं है, कोर्स में नहीं है, हाँ ओके। मैंने आपका उस दिन वो जो ज्वाइन किया था, जो एक बार आपका था, पर कोर्स में नहीं हूँ मैं अभी। अच्छा कोई बात नहीं, अब कोर्स में नहीं है तो कोई बात नहीं। जी देखिए ज्योति जी, आपके लिए जो है ना, अगर किसी को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि पहले उसको डिटेल डायग्नोसिस पे जाना चाहिए कि एक्चुअली इंसोम्निया क्यों है। जी उसके बाद हम उसका सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे और इंसोम्निया को दूर करेंगे। मेजर जो इंसोम्निया का कॉज है, जो फिजियोलॉजिकल कॉज है, वो है कि आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जो पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन है, हाँ वो कम बन रहा है। इस वजह से आपको नींद अच्छी नहीं आती या डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जी पीनियल ग्लैंड को इम्प्रूव करने के लिए योग में जो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है वो त्राटक है। पर ये जी त्राटक जो यूजली लोग करते हैं ना, कि दिया जला लिया या मोमबत्ती जला लिया और उसको ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हो, ये त्राटक नहीं है। अच्छा ठीक। त्राटक जो है आपको बेसिकली प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू पता करना होगा कि कितने मिनट का गेजिंग टाइम है, कितने मिनट का रेस्ट टाइम है आपके लिए। और उस हिसाब से अगर आप त्राटक की प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको बड़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। मंडे टू अच्छा फ्राइडे 1 बजे के बीच, मैं 1 से 2 के बीच में मैं कॉल्स यूजली लेता हूँ स्टूडेंट्स की। तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, आपसे थोड़ा डिटेल केस स्टडी डिस्कस करेंगे। और उसके मंडे बाद को मैं आपको मंडे को प्रॉपर, हाँ मंडे टू फ्राइडे के बीच में, सोमवार से 1 से 2। शुक्रवार 1 से 2 दोपहर को मेरे को आप फोन करेंगी।
तो मैं आपका डिटेल केस स्टडी करके मैं आपको त्राटक का पूरा प्रोसीजर कितना आपके लिए ठीक होगा, कैसे ठीक होगा वो सिखा दूंगा। इन केस सर अगर किसी मेडिसिन की जरूरत होगी तो मैं वो भी आपको एडवाइस करूंगा। ये कॉल पूरी तरह से फ्री है। जी सर, मैंने वो करवाया था तो उन्होंने बोला आपको स्लीप एपनिया है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रही है। इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ और ज्योति मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ, वैसे स्वस्थ हूँ, पर जी। नींद नहीं ज्योति आती, जी बहुत देखिए, ज्यादा ऐसे ऐसे अनईजी लगता है। ऐसी बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसी बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक हम आपकी प्रकृति, आपके जी भाव, आपके गुण, आपके दोस्त से परिचित नहीं होंगे। तब तक हम कैसे पहुंचेंगे कि सच में हाँ स्लीप एपनिया ही है कुछ और है। अगर स्लीप जी एपनिया होता तो ऑक्सीजन कन्वर्टर देना होता था उनको। तो इसलिए पहले आपके हम पुराने डायग्नोसिस के मीडियम पे ना जाके खुद से डायग्नोस करेंगे। ठीक है ठीक है, जी। मैं कल आपको फोन हाँ लगाती हूँ सर। जी बिल्कुल, 1 से 2 के बीच में करिएगा। जी जी, थैंक यू सर। जी। थैंक यू जी। तो मैम, सॉरी। सॉल्व हो गया आपका जी। शैलजा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी सर, जो हम अभी मयंक जी का केस डिस्कस कर रहे थे उसमें आपने एक चीज बोली थी कि जैसे एलएच अगर इंक्रीज है तो हाइपोथैलेमस थैलेमस पे हमें फोकस करना है। हाँ तो जी। हाइपोथैलेमस पे फोकस करने का मतलब हमें प्राणायाम वगैरह इंक्रीज करने, तो इसमें भी हम नहीं नहीं नहीं, भूत शुद्धि और प्राणायाम ये नहीं इंक्रीज करना होगा। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से मेनिंजेस लेयर पे इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रॉब्लम में आता है। तो अगर हम कॉमन कैरोटिड और जुगुलर आर्टरी का ब्लड फ्लो इंप्रूव कर दें तो हम इस सूजन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, जिससे हमारा हाइपोथैलेमस अच्छा टीआरएच रिलीज करेगा और ये अच्छा टीआरएच हमारे नर्वस बैलेंस को इंप्रूव कर देगा, जिसकी सर वजह से जो एक बार फिर से आर्टरी का नाम बता दीजिए। कॉमन सॉरी। कैरोटिड आर्टरी, आपने वीडियो देखी नहीं है, बस आप वीडियो अभी लेके रख मैंने, के बैठ गए हो। नहीं सर मैंने अभी एक्चुअली शुरू नहीं किया, थोड़ा सा कुछ ये प्रॉब्लम चल फिर रहा तो था, बट आई विल स्टार्ट इट सर। एक्चुअली देखिए, मैं एक सच्ची बात बताऊं, जो लोग भी कोर्स देख रहे हैं अगर हम्म वो रिकॉर्डेड नहीं देख पाते तो प्लीज वो अपग्रेड कर दे लाइव में, लेकिन हम्म। देखिए जरूर। अगर आप जी जी। देखोगे नहीं तो टर्मिनोलॉजी से परिचित नहीं होगे तो फिर दिक्कत होगी। ये बहुत सिंपल है, आप ये दूसरे या तीसरे वीडियो में ही देख लोगे। दूसरा या तीसरा सेशन ये जिसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर आर्टरी की बात हुई है, तो प्लीज तो देखिएगा इसको। सर इसका फ्लो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम? एक्सरसाइज से, आसन से। एक्सरसाइज और आसन कौन से इंक्लूड करने चाहिए? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, जब आप वीडियो अच्छा देखोगे तो ठीक है पूरा ठीक है। डिटेल समझोगे आप। ओके ठीक है जी। पक्का सर, मैं इसको एक देखिए बारी स्टडी देखिए करके ये अगर जो मुझे है, कुछ क्वेश्चन आता है जब तो। जब भी आपकी एक्सिलरी आर्टरीज पे ब्लड फ्लो आप डिक्रीज करोगे तो डेफिनेटली आपकी जुगुलर आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अब जी देखिए इसमें क्या है, राइट साइड पे 2 है जंक्शन है, लेफ्ट पे एक ही जंक्शन है, जी और एक सीधे ऑर्टा से है। तो आप किस तरीके से बढ़ाती हैं ये तो आपके ऊपर है ना। जी जी जी। जी। ठीक है सर, ऑल जी। राइट। चलिए तो और कोई अगला सवाल? नहीं, गुड। तो ठीक है सर, अब हम एक बेसिक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। सर, जी अमित बोले। अ, एक लेडी का केस है। उसका प्रेगनेंसी में बीपी नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, हिमोग्लोबिन भी लो है एंड थायराइड भी कम है एंड प्लेसेंटा इतने दिन नीचे था, बट अभी 20 वीक के बाद डॉक्टर ने बोला है कि अब यू कैन गो फॉर सम एक्सरसाइजेस एंड ऑल। तो इस केस में उसको सूक्ष्म व्यायाम वगैरह ये सब कराने चाहिए। भाग्यश्री मीन्स मुझे लग प्लेसेंटा नीचे है इसीलिए सर। भाग्यश्री मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा जल्दी सवाल आ गया आपका। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ये आपका सवाल जो है ना सॉल्व हो जाएगा। अभी आपने प्लेसेंटा पढ़ लिया है, इम्यूनिटी फ्लूइड पढ़ लिया है, यस अब आप सर। बेहतर तरीके से समझ गई हैं कि प्लेसेंटा क्या रोल प्ले करता है। ठीक यस सर। है ना। तो अब बस इसके बाद फीटल डेवलपमेंट के बाद हम एक्सरसाइज और कॉम्प्लिकेशन पे ही जाने वाले हैं। तो ओके सर। अगर मैं अभी यहाँ कुछ बताऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो आधा अधूरा आप सुनोगे, कहीं कुछ छोटी सी गलती हो जाएगी। प्रेगनेंसी बहुत स्पेसिफिक टाइम है, किसी की जीवन की खुशी है, तो हमें नहीं कोई हक बनता ना उसकी खुशी को डैमेज करने का। नहीं, बिकॉज बिकॉज सर वो रिक्वेस्ट करिए। बिल्कुल भाग्यश्री, हम इसको कल क्लास में डिस्कस कर लें। ओके सर, ओके सर। जैसे क्लास खत्म करेंगे आप उनका एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ले लीजिएगा। अभी यस कितनी सर। वीक की जर्नी बताई आपने, 34?
20 वीक्स हो गए सर। इतने दिन सर डॉक्टर्स ने मना किया था कि शी वॉज नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा बेड रेस्ट जैसे पे थी। नाउ उनको थम्स अप दिया है कि नाउ थोड़ा बहुत आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज उसको बहुत वो बेड रेस्ट की वजह से मस्कुलर पेन्स वगैरह स्टार्ट हो गए इसलिए। भाग्यश्री, इसके लिए आपने अच्छे से समझा होगा कि प्लेसेंटा अगर इंटरनल वेयर से यस। 5-6 यस। सेंटीमीटर भी अवे है तो ग्रीन हाँ। सिग्नल है ना। तो इसके लिए यस सर। उनका एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ले लीजिएगा, कल की क्लास में क्लास खत्म करके हम यस सर। रिपोर्ट को डिस्कस कर लेंगे और आपकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लेंगे, ओके सर। है ना। यस सर। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। मयंक, आपका हो गया, अभी कुछ बचा है? अ, सर जी अमित बोलिए। वो बुक कौन सी थी सर, पवन मुक्त सीरीज वाली? आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, ये सत्यानंद सरस्वती की लिखी हुई किताब है। बिहार स्कूल ऑफ योग का पब्लिकेशन है। अभी मेरी टेबल पे नहीं पड़ी है, नहीं तो मैं जरूर दिखा देता आपको। एक सेकंड रुकिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास उसकी हाँ सॉफ्ट। जी सर सर। मेरे पास है, मैं दिखा देती हूँ। हाँ प्लीज, आप दिखा देंगे तो बेहतर होगा। वैसे मेरे पास उसकी पीडीएफ होनी चाहिए। दिखाया आपने सैलजा? हाँ ये सैलजा को मैं एक बार पिन कर देता हूँ आप सब। ये आसन प्राणायाम मुद्रा में स्वामी सत्यानंद सरस्वती, योग ठीक है ठीक। पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार। ये और और सर, जी। हाँ जी, सर जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है तो कोल्ड वगैरह और ये चीज नॉर्मल है सर, वायरल वगैरह, तो उसके लिए जैसे गला खराब है तो उसके लिए क्या सजेस्ट करें? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, दूध दूध बहुत जी। थैंक यू सर, थैंक यू, देख लिया हमने। जी। तो कोल्ड या इम्यूनिटी, ये एक दिन की बात नहीं है। किसी भी इंसान की इम्यूनिटी एक दिन की या एक घंटे की बात नहीं। इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है हमारा एक्सक्रीशन मैकेनिज्म अच्छा होना। हमारी बॉडी हर समय न्यूट्रिशन के टाइम पे कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट करती है ना। जैसे मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ, मेरा कैलोरीज बर्न हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनता जाएगा। तो अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट मेरी बॉडी में इकट्ठा हो तो मैं बीमार बीमार और बीमार। और अगर मेरी बॉडी से ये बाहर निकलने लगे तो मैं धीरे 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 सेहतमंद होता जाऊंगा। तो पहले तो अगर सीजन में आप इन्फेक्टेड हो चुके हो, तब के लिए तो एक्यूट मेडिसिनल मैनेजमेंट की जरूरत है। मेडिसिनल मैनेजमेंट में शीतोत्प्लादी चूर्ण बहुत ही अच्छा तरीका होगा आपको। किसी को भी सिंपल कफ एंड कोल्ड कंडीशन में इसको सेहत के साथ 2 to 3 टाइम्स आप 3 to 5 ग्राम चूर्ण जो है दीजिए। ये बहुत हेल्प करेगा इम्यूनिटी बूस्ट करने में, या ये कहा जाए कि इम्यून मैकेनिज्म को इम्प्रूव करके हिस्टामिन को बेहतर करने में। तो ये बहुत सिंपल तरीका है शीतोत्प्लादी चूर्ण। इसके अलावा ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो मैं कुछ और दवाई नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ, मैं आपको एक सिंपल सा नुस्खा बता देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली उन सभी लोगों को जिनको वायरल फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, सोर थ्रोट है, लारिंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, रनी नोज है। कुछ भी अगर ऐसी कोई इन्फेक्शन की कंडीशन है तो आपको एक गरम तवा लेना है। गरम तवे पे आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच सोंठ का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, इन तीनों चीजों को मिक्स करिएगा। सोंठ, काली मिर्च और हल्दी मिक्स करके इसमें आप जो है शहद जो है 2 चम्मच डाल दीजिएगा। तो ये पेस्ट जो है, और इसको पकाने के लिए अगर आप घी का यूज करें जब कफ निकालना हो, तो अगर किसी को कफ जमा हो, किसी को व्हीजिंग साउंड आ रहा हो, ऐसा लग रहा है कि कफ अंदर जमा है, कफ बाहर नहीं निकल पा रहा, बलगम है, तो इसमें घी का उपयोग किया जा सकता है। तो पहले गर्म तवे पे घी डालेंगे, बाकी ये सारी चीजें डाल के मिक्स करेंगे, फिर घी का 2 से 3 गुना शहद मिलाएंगे और इस सारे मिक्सचर को हल्का गरम गरम खिला देंगे। सो दिन में 1 से 2 बार खिलाना है, 2 से 3 दिन तक खिलाना है। काफी अच्छे चेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है सर ये जो शीतोपलादी चूर्ण है ये हनी के साथ लेना है या फिर? जी, सेहत के साथ बेहतर होगा। देखिए मैं मेडिसिन यूजली
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना थोड़ा हेजिटेट होता हूँ, क्योंकि किसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करे, कौन किसको क्या खिला दे। तो इसलिए शहद के साथ सबसे इजीएस्ट कॉम्बिनेशन है, शहद के साथ दे दीजिए तो कोई नुकसान की संभावना नहीं है। लेकिन ओके सर। मैं कहूंगा शीतोत्प्लाज चूर्ण यूज करने से पहले अगर किसी डॉक्टर की सलाह ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। पर ठीक हाँ, है। ये जो मैंने नुस्खा बताया, ये मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो हनी और घी एक साथ यूज कर सकते हैं? मैंने कहा कि घी की जो मात्रा है उसका 2 से 3 गुना शहद मिलाइए। ज्यादा होना चाहिए, हाँ, ठीक इक्वल क्वांटिटी में दोनों को मत यूज कीजिए। ठीक। सर प्रेगनेंसी में शतावरी कल्प एडवाइस कर सकते हैं? भाग्यश्री, शायद मैंने बताया था, अभी प्रेगनेंसी में नहीं एडवाइस किया है, पर मैं शायद हमने बात की है इसको। पोस्ट नेटल में। आपको याद होगा हमने इसकी बात की है। पोस्ट नेटल में बोला था सर। नहीं, अभी तो हम आप प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी तो गए ही नहीं ना। ओके है। जल्दी है ना ये सवाल। अभी देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं कहूंगा आप बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के कोई सप्लीमेंट मत कीजिएगा। डॉक्टर की एडवाइस से ही सप्लीमेंट जाने दीजिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये स्पेशल टाइम है। कुछ छोटी भी गलती होगी, मानो किसी को कोलेस्टेसिस हो गया, तो उसका एलोपैथी डॉक्टर क्या बोलेगा, ये तुम्हारे शतावरी कल्प की वजह से हुआ है। ओके सर। तो इसलिए प्रेगनेंसी में मैं कहूंगा कि आप दवाइयां देने से थोड़ा परहेज करिएगा। एंड सर पोस्ट आपने विदाउट प्रेगनेंसी भी बोला था कि शतावरी कल्प नहीं लेना चाहिए, उसका रीजन मेरे को नहीं समझ में आया कि विदाउट इफ सपोज नॉर्मल रूटीन में फीमेल्स में शतावरी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड अगर लेना है तो किस ब्रांड का लेना चाहिए? इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारा जो फर्टिलिटी वाला वीडियो था जिसमें हम न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे थे, उसको देखिएगा। उसमें इसको डिटेल से हमने बात की है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी बात की है, मेडिकेशंस भी बात की है, फॉर्मुलेशंस भी बात की है। अगर वहां आप नहीं क्लियर होंगे तो क्लास में फिर दोबारा एक बार पूछिए। तो ये ओके कोई सर, थैंक डिफरेंट यू। कोर्स भी चल रहा है क्या उसके साथ साथ? मतलब जो एक कोर्स में हम लोग इनरोल है उसके अलावा मतलब मैंने प्रेगनेंसी कोर्स तो आपके साथ किया ही है पहले, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और कोर्स भी चल रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, अभी हम एक आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा हम अभी एक और लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कर रहे हैं, नेचुरोपैथी का जो आपने मुझे बताया। जिसमें हम पूरा नेचुरोपैथी पंचकर्मा प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ये ऑफलाइन सेशन होगा। बट हाँ, आयुर्वेदा इंटीग्रेशन जो है वो हमारे वुमेन वेलनेस वाले प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। जी तो सर, ऑनलाइन अगर कोई चल रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन तो चल रहा है, पॉसिबल नहीं है लेकिन बिकॉज आई ये लिव इन अभी नोएडा। मतलब ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गया है। तो अभी नया बैच जब भी होगा तो उसमें आप आ जाइएगा। ऑल राइट सर, ठीक है, उसमें आप मेरे हमने को just confirm आयुर्वेदा कर और नेचुरोपैथी को भी इंटीग्रेट किया हुआ है होलिस्टिक वेलनेस के लिए। तो उसमें न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइजेज हैं, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, और इतना ही नहीं, फर्टिलिटी के कंप्लीट ट्रीटमेंट्स हैं उसमें। तो वो बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम बन गया है होलिस्टिक हीलिंग का। तो वो जब ओके। नया बैच होगा तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा आपको। जी सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। एक जरूरी चीज मैं अपनी तरफ से आपको पढ़ने के लिए एडवाइस कर जाता हूँ। लीवर के बारे में प्लीज पढ़िएगा। लीवर एक बहुत अच्छा सा ऑर्गन है आपकी बॉडी का। तो अगली क्लास में जब आप मुझसे मिलेंगे तो प्लीज सबके सब लिवर में एक्सक्रीशन मैकेनिज्म पढ़ के आइएगा। ठीक, लीवर का फंक्शन तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। आपको पता है लीवर ही वो ऑर्गन है जो आपको माँ के पेट के अंदर बेहतर पोर्टल सर्कुलेशन देता है। जो आपकी नाभि है एक्चुअली नाभि नहीं है, इसके पीछे सिर्फ इंटेस्टाइन है। जो नाभि उतरती है वो असल में आपकी इंटेस्टाइन है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ के आइएगा। अगली बार मैं आपको नाभि से परिचित कराऊंगा, पोर्टल सर्कुलेशन से परिचित कराऊंगा, और नाभि उतरती है तो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके साइंस से भी परिचित। ठीक है। एनी बुक टू रीड अबाउट लीवर, मतलब कोई मैं आर्टिकल या कुछ आप बताएंगे? मैं कहूँगा इसके लिए आप छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, या फिर एक चंद्रा, डॉक्टर चंद्रा करके हैं, क्या नाम है, उनके वीडियोस रेफर कर सकते हो। और इंटरनेट पे तो आज आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक पढ़ा जा सकता है। तो इंटरनेट पे पढ़ लीजिए। नहीं तो अगर जो लोग स्पेशली इसको BD चौरसिया से पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छा है ये।
ये बीडी चौरसिया की बहुत छोटी किताब है ये, जी अगर आप जनरल एनाटॉमी समझना चाहते हो। पर इसके साथ दूसरी किताब जो आपको समझनी होगी वो होगा विद्या रतन की फिजियोलॉजी, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी बाई डॉक्टर विद्या रतन। तो इन दोनों किताबों को अगर आप साथ में पढ़ते हो तो आप स्ट्रक्चर और फंक्शन से बड़ा अच्छा परिचय पाए। ये छोटी किताब है, तो ये किताब मैं अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए रेफर कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई डिटेल पढ़ना चाहता है तो बीडी चौरसिया की 3 वॉल्यूम्स में बुक्स अवेलेबल है। तो आप 3 या 4 वॉल्यूम पे भी जा सकते हो, 4 वॉल्यूम थोड़ा डिटेल हो जाएगा, 3 वॉल्यूम पे जा सकते हो। तो उसमें आपको एक वॉल्यूम जो है अपर लिम्ब और थोरेक्स मिल जाएगा, एब्डोमेन और लोअर लिम्ब मिल जाएगा, स्कल और ईएनटी मिल जाएगा। तो वो आपके लिए एक अच्छी किताब हो सकती है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी। और विद्या रतन पढ़ना है फंक्शन के लिए, ठीक है। सर मुझे पूछना था, मैं अभी अभी आपके ग्रुप में ज्वाइन हूँ, तो आपका ये लाइव क्लास पता नहीं है सर कौन कौन से चल रहे हैं क्या? ये देखिए, मैं मेडिकल योगा और वुमेन वेलनेस के कोर्सेज पढ़ाता हूँ। ये हाँ पेड कोर्सेज होते हैं। तो अगर ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे भी अवेलेबल है और लाइव फॉर्मेट पे भी अवेलेबल है। अभी ये नवरात्रि का स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, 50% दोनों ही कोर्सेज पे ऑफ है। तो जी अगर जी। आप आजकल में ये कोर्स बाई करते हैं, क्योंकि आज वैसे तो नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो अगर आप ये कोर्स, आपने कहा कि अभी सुना है, तो अगर आप ये कोर्स बाई करना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकती हैं, जिस भी ग्रुप में आप हैं वहां मैसेज कर सकती हैं, या फिर 8800575762 पे कॉल कर सकती हैं। कोई भी कोर्स जो आपको अच्छा लगे वुमेन वेलनेस का या इसका मेडिकल योगा का, वो आप ले सकती हैं। और अगर आप कुछ खर्च नहीं करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं खुद से पढूं, आपके गाइडेंस में रहूं, तो ये फ्री सेशन आप हर संडे अटेंड कर सकती हैं। ये फ्री सेशन का हमारा मकसद है कि योगा टीचर्स के भीतर थोड़ा पढ़ने की इच्छा डेवलप करना। जी सर, मैं वेलनेस ले रही हूँ एक्चुअली, और मैंने आपको पे भी किया, शायद आप मुझे पहचाने, सीमा दुबे। हाँ, माफ कीजिए सीमा जी, देखिए, चेहरे से पहली बार हम मिल रहे हैं ना, हमने जी फोन सर। पे बात की है। नहीं, वेलनेस ले भी रही हूँ सर हाँ मैं, तो मुझे इतना पूछना है कि ये लाइव ऑलरेडी चालू हो गया होगा? हाँ, लाइव चल रहा है। वुमेन वेलनेस हमारा दोपहर में चलता है, और मेडिकल योगा लाइव तो रात को चलता है। लेकिन अभी मैंने एडमिशन लिया, तो ये बीच में से हो जाएगा ना नहीं सर? नहीं, ये आप पहले इसको देखो। आपने जब वुमेन वेलनेस देख रही है तो इसको देख लीजिए। और जी जी। उसके बाद फिर जब आप मेडिकल योगा लेना चाहें तो मेडिकल योगा बाद में ले लीजिएगा, अच्छा। है ना। पुराने स्टूडेंट्स को तो हम वैसे भी कंसीडर करते हैं। जी सर, क्योंकि लाइव की बात अलग रहती है सर, वो रिकॉर्डिंग देखना। नहीं, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक दूसरी चीज भी बता रहा हूँ। हम अपने सभी स्टूडेंट को ये ऑफर करते हैं कि अगर आपने एक बार रिकॉर्डेड सेशन बाई किया, इन केस आपको रिकॉर्डिंग सेशन नहीं पसंद आया, तो आप हमें बस एक मैसेज कर दो कि सर मेरा नेक्स्ट बैच जो है वो लाइव में कन्वर्ट कर दें। सो आपका यही पैसा लाइव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसमें भी 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जी जी। तो आपका ये कोर्स लाइव में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइव आप पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी 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 सर, पहले मैं ये इसका रिकॉर्डिंग का ले लूंगी सर। ठीक जरूर। थैंक यू है, सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।